आज संभवतः हम उस टॉपिक की बात करेंगे जिसका मुखड़ा हमने लास्ट क्लास में ही आपको दिया था और ये बताया था कि हम बेसिकली पहले डायनेस्टी की ओर हम अग्रसर हैं और पहले वंश का स्थापना आज हम करने जा रहे हैं। यूं तो पहला जो आपका परंपरागत वंश है, यूं तो पहला जो आपका वंश है वो मौर्य वंश से शुरू होता है, बट फिर भी मौर्य वंश के शुरू होने से पहले तीन छोटे छोटे वंश आपके इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं और वो आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी याद करें आपको याद करने हैं। उस तीन में से अलग अलग तोड़ के हम तीनों वंश को देखने की कोशिश करेंगे, क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन से उसके रूलर थे, अगर उस रूलर ने कोई बड़ा अटैक किया है तो वो हम देखेंगे, है ना, या कोई बड़ा उपाधि, कोई बड़ा उसने टाइटल लिया है तो वो हम देखेंगे, कोई बड़ी युद्ध अगर हुई है हाइडेस्पस जैसी बड़ी युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में तो वो देखने की हम कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास हम 16 महाजनपदों पे थे। 16 ऐसे छोटे छोटे जनपद थे जो बड़े आकार में होके महाजनपद हुए। फिर इन 16 महाजनपदों में आपसी कंपटीशन हो गया। हर एक महाजनपद अपने आप को सबसे बड़ा करने की होड़ में लग गया और इस कारण से दो महाजनपदों के बीच में लड़ाई चलता रहा। हर एक महाजनपद दूसरे महाजनपद को लड़ाई कर, उसे परास्त कर, उसे क्या करता था तो मर्ज करके अपना एक बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश करना चाहता था। उस कड़ी में सबसे आगे, और ये आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से जिस महाजनपद ने अपने नाम को पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश किया उसका नाम था मगध महाजनपद। तो आज से लेके जब तक हम आपके इस एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म ना कर दें तब तक संभवतः आपकी जो हिस्ट्री है वो इसी मगध और इसी पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द घूमेगी, चाहे वो हम आज के तीन बड़े वंशों की बात करें या मौर्य डायनेस्टी की बात करें, ये सारे की सारी डायनेस्टी आपके मगध के अराउंड ही मूव कर रही थी। क्लियर? बात हम कर रहे हैं आपके उस डायनेस्टी की जो डायनेस्टी आपके प्री मौर्य डायनेस्टी के नाम से हम जानते हैं। हम क्यों बोलते हैं प्री मौर्य? तो इस कारण से हम बोलते हैं प्री मौर्य डायनेस्टी क्योंकि मौर्य वंश के आने से पहले की ये डायनेस्टी है। पहले ध्यान से इसके कंसेप्ट को सुने। जब इस कंसेप्ट को मैं बता दूं और फिर लिखने और लिखाने की बात करेंगे तो ही आप अपने पेपर पे पेन डाउन करेंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखने की कतई कोशिश मत करें, अदरवाइज कंसेप्ट कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पहले ध्यान से सुने मैं क्या बोलने की कोशिश और क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। एक मिनट वेट करें। चलिए, तो बात हम कर रहे थे आपके उस डायनेस्टी की जिसका नाम हमने हरण्यक के रूप में दिया है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, हाँ आ रही है। yes. नाम हरण्यक डायनेस्टी। ध्यान से सुने, इस हरण्यक डायनेस्टी में, इस डायनेस्टी को हम एक और नाम से जानते हैं और इसी नाम में उसकी पूरी इतिहास छिपी हुई है। दैट इज कॉल्ड एसिसिनेशन वंश। मतलब हर एक बेटे ने अपने बाप को मारा और गद्दी पे अपना आधिपत्य जमाया। इस कारण से इसे आपके मगध साम्राज्य का, मगध एम्पायर का पहला वंश हम नाम देते हैं हरण्यक डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में बेसिकली आपको जिन राजाओं, जिन रूलर का नाम जानना है उसमें से एक तो फाउंडर आपके होंगे। उस फाउंडर का नाम था बिंबिसार। फिर से बोलता हूं, बिंबिसार उस रूलर का नाम था। बिंबिसार के बाद उसके बेटे ने गद्दी पे बैठा। उस बेटे का नाम अजात शत्रु था। अजात शत्रु के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा, उसका नाम काला शोक था। और काला शोक के तीन बेटे थे, तीन में से कोई भी किसी काम का नहीं था। अंत में ये जो नंदीवर्धन थे वो आपके हरण्यक वंश के आखिरी शासक थे। हालांकि नंदीवर्धन से पहले भी उनके दो भाई, दैट इज कॉल्ड कालाशोक के तीन बेटे थे, जैसा कि मैंने बताया।
बट इन तीन में से सिर्फ एक का ही नाम आपको जानना है, दो का नाम मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। नंदीवर्धन को इस कारण से इंपॉर्टेंट तरीके से हमें जानना है क्योंकि नंदीवर्धन आपके हरण्यक डायनेस्टी का आखिरी शासक था। मैंने पहले ही बताया कि महाजनपदों में आपस में होड़ लगी हुई थी कि हम आगे बढ़ें। तो ये जो मगध महाजनपद है जिसमें बिंबिसार पहला क्या हुआ तो फाउंडर हुआ आपके हरण्यक डायनेस्टी का, उसने मैरिज अलायंस कहने का मतलब कोई राजा है उसके किसी बेटी या फिर उसके बहन से शादी करने के बाद फिर से उस राज को अपने राज में मिला लेना, दैट इज कॉल्ड मैरिज अलायंस। तो इस बिंबिसार ने मैरिज अलायंस के आधार पर दो महाजनपदों को अपने अधिपत्य किया और कुछ शादियां भी इसने अलग अलग तरीके से की, उसका नाम मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको 4 नाम बताए हैं। इसका इतिहास तो ठीक है, हम जानेंगे इसका इतिहास क्या है, बट उससे कहीं इंपॉर्टेंट है आपसे वो नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि कालाशोक बिलोंग्स फ्रॉम विच डायनेस्टी। यू मस्ट हैव टू टिक मार्क ऑन हरण्यक डायनेस्टी। तो हरण्यक डायनेस्टी प्री मौर्य की पहली डायनेस्टी, 4 शासक का नाम मैंने अभी आपके साथ बताया है, 2 शासक मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। पहला बिंबिसार, बिंबिसार के बाद उसका बेटा कालाशोक, बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा कालाशोक और कालाशोक के बाद उसके 3 बेटे। 3 में से एक का नाम मैंने आपके साथ जिक्र किया है, नंदीवर्धन, आखिरी शासक हरण्यक डायनेस्टी का। इन चीजों को 1 बाय 1 करके हम आपके बोर्ड पर लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं। हम आपके लिख लें हरण्यक, HARAYANKA, हरण्यक डायनेस्टी। और यहां पे लिखे भी मगध एम्पायर, मगध एम्पायर, उसमें हरण्यक डायनेस्टी। बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। ओके। 544 BC हमने महात्मा बौद्ध देखा, हमने महात्मा बुद्ध को देखा, हमने जैन को देखा, हमने ये देखा कि उनकी जो बर्थ है वो कब और कहां हुई। उसी तर्ज पे हरण्यक डायनेस्टी आपके एम्पायर में कब आया? 544 BC। इसमें से सबसे पहला जो फाउंडर है उस फाउंडर का नाम आपको जानना है, तो आप लिखें फाउंडर नाम BIMBISAR। ध्यान से लिखें, क्या मैं लिख रहा हूं? बिंबिसार वाज द फाउंडर। बिंबिसार बेसिकली फॉलोअर था क्योंकि ये जो क्या था, ये जो वंश था वो कंटेम्पररी था। कंटेम्पररी कहने का मतलब समकालीन वंश थे। इस वंश के साथ साथ धर्म भी चल रहे थे। उस धर्म का नाम ऑलरेडी आप जानते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लेकिन आखिर बौद्ध और जैन में ये किस धर्म को मानने वाला इंसान था? दैट इज कॉल्ड फॉलोअर। तो आप लिखें जैन रिलीजन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर छोटे एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार कौन से धर्म को मानने वाला व्यक्ति था? तो जैन रिलीजन, जैन रिलीजन। अलायंस, और वहां पे लिखेंगे मैरिज अलायंस। पहला नाम है कौशल देवी। देखिए 4 शादियां बेसिकली इसने की है। पहला नाम मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है कौशल देवी। दूसरा नाम लिखे चेतक, या चेतक को छोड़ दें, चेतक की चूंकि वो चेलेना लिखें, चेलेना। थर्ड खेमा, और फोर्थ लिखें वैदेही। मैरिज अलायंस लिखें और 4 उनकी पत्नियों का नाम लिखें, वाइफ वैदेही। मैरिज अलायंस 4, पहले ये नाम लिखें फिर लिखता हूं कि बेसिकली इस 4 में से 2 ऐसे नाम हैं जो किनकी बहन थी वो भी इंपॉर्टेंट थे या किसकी बेटी थी वो भी इंपॉर्टेंट थे। तो पहले मैरिज अलायंस में ये 4 वाइफ का नाम लिखें, वाइफ ऑफ बिंबिसार।
अलायंस करके अलग महाजनपद को अपने साथ अधिपत्य करना, मिलाना, अपने साम्राज्य का एक्सटेंशन करना, दैट इज कॉल्ड अलायंस। तो लिखें कौशल देवी पहला, सिस्टर ऑफ, ये जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है, सिस्टर ऑफ कौशल किंग, सिस्टर ऑफ कौशल किंग चेलेना, सिस्टर ऑफ कौशल किंग। उसका नाम भी बड़े एग्जामिनेशन में एमपीएससी यूपीएससी में आपसे पूछा जाएगा, प्रसन्नजीत, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत। जो मैंने लिखा वो दिख रहा है ना? हाँ सर। ये जो कौशल देवी थी, वो कौशल देवी आपकी क्या थी? तो ये नाम है जो बिंबिसार की पहली वाइफ थी, वो बहन थी कौशल के किंग, और उस कौशल के किंग का नाम था प्रसन्नजीत। दूसरा जो मैंने चेलेना लिखा है वहां पे लिखे हैं सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग। ये लिच्छवी का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों बार बार मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो बताइए जरा, लिच्छवी क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट क्लास जो प्रेजेंट थे इस क्लास में, महाजनपद वाली क्लास में, वाई लिच्छवी महाजनपद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैशाली, वैशाली क्यों इंपॉर्टेंट है? लिच्छवी कोई याद ही नहीं करता है। महावीर का जन्म हुआ था वहां वैशाली में, बिहार में। नहीं, मैंने महाजनपद में लिच्छवी को क्यों इंडिकेट किया था? वो तो जब मैं महावीर जब जैन धर्म पढ़ा रहा था उस समय वैशाली का नाम बताया था, बट मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि मैंने महाजनपद में लिच्छवी को क्यों इंडिकेट किया था, वो पूछ रहा हूं मैं। और मैंने बोला भी था 1,00,000 बार अंडरलाइन करो उस फैक्ट को, ये भी बोला था, मुझे याद है लास्ट संडे को मैंने क्या बोला था। लिच्छवी जब आप लिख रहे थे मैंने बोला था 1,00,000 बार इसे अंडरलाइन कीजिए इस फैक्ट को। देश का पहला गणतंत्र याद है कुछ, या ये भी अजूबा लगे हो? अरे आवाज जा रही है कि नहीं? हाँ सर। फिर इतनी आवाज धीमी क्यों है? लास्ट क्लास अगर मौजूद थे तो कम से कम मेरे बताने के बाद भी तो, हाँ, किसी को याद है? क्या हो गया? महाजनपद में मैंने सिर्फ एक ही ऐसी फैक्ट थी जिसको बोला था 1,00,000 बार अंडरलाइन कीजिए, वो फैक्ट थी देश का पहला रिपब्लिक, देश का पहला गणतंत्र महाजनपद कौन था? तो लिच्छवी था। लेकिन अगर लास्ट क्लास 7 सर दिनों आपने की वज्जी लिखवाए थे, उसको अंडरलाइन करने बोले थे। वज्जी हाँ। और लिच्छवी गंदाज पर अंडरलाइन नहीं किया था? नहीं, ये नहीं करवाए थे। नहीं नहीं, जब लास्ट लाइन, मैं लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा है? लास्ट लाइन मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि जितना आपने लिखाए थे मैं लिखी, उसमें आपने वज्जी नहीं अंडरलाइन नहीं, ये करवाए थे। लिखवाया था ना कि दीज आर द फॉलोइंग, दीज आर द फॉलोइंग रिपब्लिक महाजनपद। उसमें है, उसमें है ना? वज्जी, मल्ला, पंचाल, कंबोज और कुरु। ठीक है, उसमें लिच्छवी नहीं लिखा है? नहीं। अच्छा, तो लिच्छवी उसमें अंडरलाइन हो सकता है, अगर नहीं लिखवाया है तो लिच्छवी अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए, सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग नाम था चेतक, प्रसन्नजीत की बहन कौशल देवी, चेतक जो लिच्छवी का किंग था उसकी बहन चेलेना। ये दो अलग अलग थे, एक वैदेशा का किंग था उसकी बेटी थी। तो वो दो इंपॉर्टेंट नाम उनके फादर या उनके भाई के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, सिर्फ वाइफ के नजरिए से आपको लिए इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द वाइफ ऑफ बिंबिसार। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे। हेलो, तो बोलिए फर्स्ट बोलिए। रिपब्लिक कौन है, लिच्छवी है कि वज्जी है? फिर वज्जी, वज्जी तो ये कौन वो है? तो फिर वज्जी रहेगा, है ना? तो ये क्या है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वाइफ ऑफ बिंबिसार, तो उसमें आपको टिक मार्क करने में ये आसानी होगा। तो ये 4 वाइफ, और इस 4 में से 2 के जो भाई हैं वो चूंकि बहुत आक्रामक थे, इस कारण से उसने मैरिज अलायंस किया था, तो उन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, चेतक लिच्छवी और प्रसन्नजीत आपके कौशल, दोनों का नाम लिखें।
और जहां पे आपने हरण्यक डायनेस्टी लिखा मगध एम्पायर में बुलेट पॉइंट में, उसकी कैपिटल टॉप में ही लिखें कि हरण्यक अगर डायनेस्टी थी तो उसकी कैपिटल कहां थी उस समय। तो बिंबिसार ने जिस जगह को अपना कैपिटल बनाया था वो जगह था आपका राजगीर। तो राजगीर को अपना कैपिटल लिखें। बाद में इसके आने वाले जो इसके शासक थे जैसे उदयन या फिर इसके आने वाला शासक, उसने फिर कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बट अभी आप लिखें कैपिटल राजगीर। एंड फिर से बोल रहा हूं, हरण्यक वंश में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बिंबिसार का डॉक्टर था, मतलब बिंबिसार का जो अगर कोर्ट था तो उस कोर्ट में उसका एक बहुत खास, जिसे आप कहते हैं ना, अकबर के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। नौ मतलब नौ वैसे बड़े नाम जो हमेशा उसको असिस्ट करने का काम करते थे। उसी तरह बिंबिसार के दरबार में उसका एक वैद्य रहता था, जिसे आज हम डॉक्टर कहते हैं, उसका एक वैद्य रहता था। उस वैद्य का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर एसएससी सीजीएल और पीसीएस अगर एमपीएससी कोई दे रहा होगा उस कड़ी में इस दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी तो बड़ी बात है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ जाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंबिसार के दरबार, क्या हो गया? सर क्वेश्चन ये बिंबिसार का डॉक्टर का नाम था जीवक। इस नाम को भूलने का नहीं। और बिंबिसार ने अपने इस डॉक्टर को जिस जगह भेजा था वो जगह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम से कम ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में कम से कम मैंने जहां तक देखा है 5 टाइम्स पूछा गया है कि जीवक वॉज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो स्पष्ट मैंने बताया है कि जीवक एक डॉक्टर था जो बिंबिसार के दरबार में रहता था। और बिंबिसार ने इस जीवक को, जिस समय उसका एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड था अवंती का। अवंती वो नाम है जो महाजनपद में मैंने बताया था कि अवंती एक महाजनपद है और उसकी कैपिटल कहां है, तो उज्जैन है। तो जिस समय अवंती का किंग कहीं लड़ाई कर रहा था और उस लड़ाई के क्रम में उस पर कुछ अटैक हुआ, उस अटैक के बाद उसका दुर्घटना हुआ, तो उसे ठीक करने के लिए अवंती किंग के लिए बिंबिसार ने अपने इस डॉक्टर जीवक को कहां भेजा था? अवंती भेजा था। अवंती अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है तो फिर, या फिर आपके ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप उज्जैन पे टिक मार्क करेंगे, क्योंकि द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपद वाज उज्जैन। तो लिखें बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन। लिख लें आप, मैं वर्बल आपको बोल रहा हूं। बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन जीवक। बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन जीवक टू अवंती। अवंती ब्रैकेट में लिखिए उज्जैन, क्योंकि अवंती कैपिटल जो है वो उज्जैन है। बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन जीवक टू उज्जैन when Avanti king was found ill। बिंबिसार, जीवक और अवंती, यही थे बिंबिसार की कहानी। अगर इतनी बात आप बिंबिसार में जानते हैं तो फिर काफी है। लेकिन फिर से यहाँ पे दो नाम में मैं आपको अंतर बताना चाहूंगा। वो नाम है बिंबिसार और बिंदुसार का। तो दोनों अलग अलग राजा हैं, दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, ना कि एक ही डायनेस्टी से दोनों बिलोंग करते हैं। बिंबिसार आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके मगध अंपायर के पहले डायनेस्टी हरण्यक वंश के क्या थे, तो फाउंडर थे। वेरएज बिंदुसार आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट क्लास में जब हम मौर्य वंश की बात करेंगे तो फिर वहां पे मौर्य वंश के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच में हम उस बिंदुसार की बात करेंगे, क्योंकि अशोक के फादर का नाम बिंदुसार था। अभी हम बिंबिसार पे खड़े हैं, इसको आप लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। और जब लिख लें तो फटाफट मेरे को बताए भी, सर डन। डन।
ओके, गुड गुड। आज घाटकोपर क्या हुआ, तुम्हारी आवाज धीमी है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नहीं नहीं सर, नहीं धीमी नहीं है सर, ठीक है ना? मतलब सर गले में प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ सर। ओके, चलिए अभी हम चलेंगे इस बिंबिसार का हत्या। मैंने पहले ही बताया है कि बिंबिसार 544 में इस हरण्यक वंश का एस्टैब्लिशमेंट किया और अपनी कैपिटल राजगीर बनाया। बनाने के बाद इसने क्या किए, तो इसने मैरिज अलायंस के तहत अलग अलग शादियां की। 4 शादियां उसने की। चेलेना के साथ उसने शादी की, जो चेतक की बहन थी। उसने कौशल देवी के साथ शादी की, जो प्रसेनजीत की बहन थी, है ना। उसने खेमा के साथ शादी की, उसने वैदेही के साथ शादी की, और इसकी हत्या इसी के बेटे ने की। उस बेटे का नाम था अजात शत्रु। ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं। अजात शत्रु का नाम मैंने आज के क्लास के पहले भी आपको बौद्ध रिलीजन में बताया था, और संभवतः जब हम बौद्ध रिलीजन खत्म कर रहे थे और वहां पे बौद्ध काउंसिल की बात कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि 4 बौद्ध काउंसिल हुए थे, 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी एंड 98 एडी। इस 4 में से पहला जो आपका बौद्ध काउंसिल हुआ था, वो जिस राजा के संरक्षण में हुआ था, वो राजा वही था जिसने बिंबिसार अपने पिता का कत्ल किया था, जिसका नाम था अजात शत्रु। इस अजात शत्रु के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ आपको 2 बात जाननी है कि अजात शत्रु हरण्यक वंश का क्या था, तो रूलर था। अपने ही फादर का उसने एसेसिनेशन किया, अपने ही फादर बिंबिसार को उसने मारा था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर रेलवे एग्जामिनेशन, ये बेसिकली इसने 2 बड़े चीजों का एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। वॉर की टेक्निक थी वो, और ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन पूछा हुआ है ना। जैसे गुरिल्ला वार कौन से राजा ने इंट्रोड्यूस किया अपने वॉर में, ये बताऊंगा जिस समय हम मिडाइवल हिस्ट्री पे चलेंगे। बट आज हम अजातशत्रु में खड़े हैं। अजातशत्रु के उस 2 वॉर टेक्निक की बात हम कर रहे हैं, जो आपके एक रेलवे एग्जामिनेशन का मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। एसएससी में भी ये पूछा जा सकता है, संभवतः एमपीएससी या पीसीएस लेवल के स्तर में नहीं पूछा जाएगा, बट कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। वो है रथ मूसल और महाशील कंटक। कहेंगे सर ये क्या होता है, ये तो अजूबा लग रहा है, रथ मूसल क्या होता है और महाशील कंटक क्या होता है। अरे वो मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी, कटप्पा वाली, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बाहुबली। यस, उस बाहुबली में आपने संभवतः देखा होगा कि वो पत्थर फेंकता है, देखा है ना, पत्थर, बहुत बड़ा सा पत्थर वो फेंकता है और डायरेक्ट आता है। आज आप लोगों की आवाज मुझे क्यों नहीं स्पष्ट आ रही है, मुझे मालूम नहीं चल रहा है। तो महाशील कंटक जो था वो पत्थर फेंकने वाली क्या थी, तो आपकी एक टेक्निक थी। वो आपके एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा कि पत्थर किससे फेंकते थे, बट आपके कंसेप्ट के लिए बता देता हूं कि जो आपने बाहुबली में देखा कि बड़ा सा गोल चट्टान वो फेंका जा रहा है और बहुत दूर तक वो जाता है, वो था आपका महाशील कंटक। और दूसरा था रथ मूसल। रथ मूसल नाम से तो आपको लग रहा होगा रथ है मतलब घोड़े से चलता होगा, यस वो रथ ही था, बट उसके पहिए में ब्लेड लगा रहता था, ब्लेड है। तो जहां जहां जाता था तो आपस में मतलब नजदीक कोई नहीं आ पाते थे क्योंकि उसमें ब्लेड लगा हुआ था। तो ये जो 2 नए वॉर टेक्निक है, इसका शुरुआत जिस हरण्यक वंश के दूसरे शासक ने किया, उसका नाम था अजातशत्रु। इस अजातशत्रु के परिप्रेक्ष्य में 2 बातें हमने बताई है, अपने फादर बिंबिसार को मारा, और पहले बौद्ध काउंसिल का वो क्या था, तो उसमें किंग था, और 2 नए वॉर टेक्निक, महाशील कंटक एंड रथ मूसल। इतनी बात मैं लिखूंगा, आप भी इस बातों को दोहराएं। नाम AJAT, अजात, SATRU, अजातशत्रु, है ना। पहली बात, assassinated his father and took over kingdomship, took over kingdomship
अपने फादर को मारा और गद्दी पे अपना अधिपत्य जमाया। he was the king while first बौद्ध काउंसिल एट, कब, कौन से साल में? फर्स्ट बौद्ध काउंसिल कब हुआ? 483 BC. Yes, he was the king while first Bauddha council at 483 Rajgir was going on. Third, he introduced two new war technique रथमूशला, अंत में ए ऐसे ही फोकट में लगाते हैं, और महाशील कंटक। देखिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो मैं किसी भी कंडीशन में कैपिटल में नहीं लिखता रथमूसल एंड महाशील कंटक। आप अपने समझ के लिए, समझदारी के लिए, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको याद रहे, आप लिख भी सकते हैं अपने शब्द में, हिंदी में लिखें, मराठी में लिखें, है ना। रथमूसल ब्लेड बेस था, पत्ती लगी हुई थी उसके चक्के में, और महाशील पंतक जो था वो स्टोन को फेंकने का क्या था, तो टेक्निक था। उसको आप लिख लीजिए सो दैट इंटरेस्टिंग भी रहेगा। जब भी आप अपने नोटबुक को खोलिएगा आपको ऑटोमेटिक याद आएगा कि सर ने बाहुबली की कहानियों के साथ इसका नाम बताया था। तो रत्ना मुसाल को क्या बोलते हैं? रथमूसल नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, रथमूसल नहीं बोलते हैं। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? अपने भाषा में, अपने भाषा में नहीं याद रखने का भाई, किसी इतिहास की भाषा में याद रखने का। समझने के लिए हमने समझा दिया है कि वो रथमूसल का यूज कहां था, है ना, या फिर वो जो टेक्निक था वो किस चीज के लिए हम यूज करते थे, और महाशील कंटक का यूज हम कहां पे करते थे। बट इतिहास की भाषा, इतिहास के पन्ने ने जिसका नाम लिखा है वही आपको याद करना पड़ेगा, महाशील कंटक एंड रथमूसल। ठीक है। एक और बात वो बताने की भी संभवतः जरूरत नहीं है, ये फॉलोअर किसका होगा, बौद्ध का होगा कि जैन का होगा? जैन। जैन। अब पूरी कहानी खत्म हो गई और बौद्ध का होगा। अरे इसके समय में राजगीर में अगर बौद्ध काउंसिल हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बौद्ध का होगा। इसका फादर जैन का था तो ये भी जैन मानेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये फॉलोअर किसका होगा, बौद्ध रिलीजन का होगा। तो लिखें फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन। फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन। चलो आगे। हाँ सर चलो। देखिए अजातशत्रु के बाद उसका बेटा गद्दी में बैठा, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा गद्दी में बैठा। उस बेटे का नाम था उदयन। एमपीएससी वाले, पीसीएस लेवल के स्तर वाले और एसएससी वाले ध्यान से सुने। उदयन ही वो शासक था जिसने पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की, जो आज के बिहार के कैपिटल पटना के नाम से हम जानते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, उदयन एक शासक था। वो शासक आपके अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु क्या था, तो आपके उदयन क्या था, उसने पाटलिपुत्रा शहर की नींव रखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमपीएससी एग्जाम, मतलब दैट इज पीसीएस एग्जामिनेशन एंड एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, है ना। लिखें उदयन। उदयन, YU
यू ऐसा लिखते हैं, UDAYIN, उदयन। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा। और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, फिर भी याद करने की कड़ी में आपके लिए अच्छा होगा कि पटना शहर की स्थापना किसने की? उदयन। लिखें, पटना शहर उदयन। पटना शहर उदयन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा, आपसे पूछा जाए, यही वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरण्यक वंश का कैपिटल कहां था, आंसर आप क्या दीजिएगा? राजगीर सर। राजगीर, करेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ हरण्यक डायनेस्टी, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ हरण्यक डायनेस्टी, आंसर विल बी राजगीर ओनली। बट ये आपके क्वेश्चन संभवतः कभी नहीं पूछे गए और कभी नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाता है, हु ऑफ द फॉलोइंग हरण्यक रूलर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। यही क्वेश्चन जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में आपके कंप्यूटर पर देखने को मिलेगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ मगध। अगर हरण्यक नहीं है, ध्यान से सुने क्वेश्चन कैसे घुमाता है और कैसे हम घूम जाते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर, ऑप्शन में चाहे तो हरण्यक हो सकता है या फिर मगध हो सकता है, क्योंकि मगध का पहला डायनेस्टी ही हरण्यक से शुरुआत होता है। तो दोनों में से कोई भी बोले, पूछा जाए कि हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ट्रांसफर वर्ड होना चाहिए, ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। आंख बंद कीजिएगा और इस शख्स का नाम लगाइएगा जिस शख्स ने उसी शहर का नींव रखा था और आज वो बिहार की कैपिटल है। उस शख्स का नाम था उदयन। तो लिखें, ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल, ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ डायनेस्टी फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। यह आपने वर्ड में लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ मगध और हरण्यक फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। ये 3 नाम हमने लिखे हैं, इस 3 नाम से क्या समझ पा रहे हैं आप? हमने लिखा है अनिरुद्ध, हमने लिखा है मुंडा और हमने लिखा है आपके लिए नंदीवर्धन। ये तीनों आपके उदयन के बेटे हैं। तो लिखें, सन ऑफ उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा एंड नंदीवर्धन। उदयन में 3 बातें हमें जाननी है, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी, सेकंड, ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ Haryanyak dynasty from Rajgir to Patliputra, which is most important. And third, the 3 son of Udayan are as follows: Anirudh, Munda and Nandivardhan. नंदीवर्धन, एक मिनट, एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप ओवररूल कीजिए। अनिरुद्ध, मुंडा एंड नाग दशक, सॉरी नाग DASAK, नाग दशक, मुंडा एंड अनिरुद्ध, नॉट नंदीवर्धन। नंदीवर्धन वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। उसको थोड़ा ओवररूल कीजिए, ओवरराइड कीजिए जहां पे आपने लिखा है। यहां तक डन? यस सर। यस।
अनिरुद्ध में ऐसी कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मुंडा में भी कुछ नहीं है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बट नाग दशक का मंत्री था, मंत्री आप कहें या सेनापति कहें, क्योंकि नाग दशक मतलब उदयन के जाने के बाद भोग विलासी वाले ये सब राजा थे, साम्राज्य से कुछ मतलब नहीं। साम्राज्य के अंदर बहुत सारे लोग आपस में ही लड़ने लगे, चोरी ज्यादा होने लगी, तो लोग इन्हें पसंद नहीं करने लगे। इसका फायदा उठाया किसने उठाया? इस नाग दशक के बेटे ने, नाग दशक के मंत्री ने उठाया। अब नाग दशक के मंत्री का नाम क्या था? तो इसके मंत्री का नाम था शिशुनाग। फिर से बोलता हूं, बिंबिसार के बेटे का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटे का नाम उदयन, उदयन के बेटे का नाम चाहे वो अनिरुद्ध हो, मुंडा हो या नागदशक हो। लेकिन अभी बात क्यों आ रही है मंत्री का? क्योंकि संभवतः ये वंश खत्म हो रहा है और हम अगले वंश की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब इसका कोई बेटा, मतलब उसका जिक्र आपके इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलता है। नागदशक का सेनापति नाम शिशुनाग। शिशुनाग ने मौके का फायदा उठाया और नागदशक को साफ कर दिया। साफ करने के बाद उसने एस्टैब्लिश किया जिस एम्पायर को, वो अपने ही नाम से वो एम्पायर जाना गया। और चूंकि वो शिशुनाग था, इस कारण से दूसरी जिस वंश की हम बात करने वाले हैं वो है आपका शिशुनाग डायनेस्टी। तो यहां